नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में आज हमारा फोकस होगा इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देंगे policybazaar.com के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अक्षय मेहरोत्रा। अक्षय, स्वागत है शो में आपका। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मनोज नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मनोज। एक्चुअली मेरे पास 3 साल पहले मैक्स न्यूयॉर्क इंश्योरेंस का एक पॉलिसी लिया हुआ है, होल लाइफ पार्टिसिपेशन का। तो मैं लिटिल बिट उसमें कंफ्यूज हूँ कि जो पॉलिसी मेरा चल रहा है कि वो मुझे मतलब बेनिफिशियल है नहीं है, क्योंकि ब्लाइंडली, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, ब्लाइंडली मैंने ये पॉलिसी ले लिया था। अच्छा, आपके पोर्टफोलियो में मनोज लेकिन बहुत सारी पॉलिसी, ऑलमोस्ट 4 या 5 पॉलिसी है आपके पास इस वक्त। राइट। LIC जीवन सुरभि एक जीवन मित्र है और HDFC स्टैंडर्ड लाइफ का यंगस्टर प्लस वो भी है। अच्छा, ओके। तो आप सिर्फ मैक्स न्यूयॉर्क के बारे में, अपनी जो उसकी पॉलिसी है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसमें कंटिन्यू करें या फिर ना करें। ये बताइए कि कब से आपने ये प्लान लिया है, कितनी प्रीमियम दे चुके हैं आप इसमें? मेरे टोटल 3 प्रीमियम पे हो चुके हैं। ओके, ईयरली करते हैं प्रीमियम पे? ईयरली करते हैं। 20,000 का प्रीमियम आता है। ओके। तो मेरा बेसिक क्वेश्चन ये था कि ये होल लाइफ पार्टिसिपेशन जो है, तो लॉट्स ऑफ मनी मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सही में बेनिफिशियल है या नहीं है? अच्छा, अक्षय बताइए, मैक्स न्यूयॉर्क होल लाइफ पार्टिसिपेशन पॉलिसी कैसी है? क्या इसमें मनोज को आगे भी निवेश करना चाहिए? क्या फीचर्स है इस पॉलिसी के? मनोज जी, शायद आपको खरीदते हुए ये रियलाइज नहीं हुआ है कि ये एक लाइफ लॉन्ग के लिए पॉलिसी होती है। इसका जो मैच्योरिटी बेनिफिट है ये आपकी फैमिली को मिलता है। आप सेविंग करते हैं हर साल, बेनिफिट आपकी फैमिली को मिलता है। इस टाइप की पॉलिसी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है समझने में, बिकॉज जब आप ओल्ड हो जाते हैं तो आपकी इनकम खत्म हो जाती है, तब भी आपको प्रीमियम देना पड़ता है। अगर आपके पास रेगुलर सेविंग नहीं है, आप पे और कोई पेंशन का सोर्स नहीं है, तो आपको फायदा नहीं देती है। मेरे हिसाब से अभी आपने 3 साल प्रीमियम पे किया है। इस पॉलिसी में सरेंडर पेनल्टी कम हो गई है, आप सरेंडर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी ओल्ड एज में आप पे रेगुलर इनकम नहीं होगी, तो आप इस पॉलिसी पे डिसकंटिन्यू करिए और सरेंडर कर लीजिए। ऑलराइट मनोज, कोई और डाउट है आपके मन में? हाँ जी, मुझे ऐसा भी बताया गया था कि आफ्टर 15 to 20 ईयर्स आई विल गेट अ लॉट्स ऑफ मनी, और उसके बाद में ये जो अगर विड्रॉल कर लूं और एक प्रीमियम जितना रकम मैं छोड़ देता हूँ, तो भी मुझे मतलब ये पॉलिसी कंटिन्यूस रहेगी और वो पैसा मैं यूज कर सकता हूँ। अक्षय, जो फीचर्स बताए गए हैं, जो फायदे बताए गए हैं इस पॉलिसी के, क्या वो सही है? इसमें कैश सरेंडर वैल्यू होती है। आप एक अमाउंट कैश सरेंडर कभी भी कर सकते हैं, बाकी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट आपको हर साल वापस प्रीमियम पे करता रहना पड़ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको मुश्किल हो जाएगी लेटर ऑन एज में प्रीमियम वापस पे करने में। ओके, ऑलराइट। तो आप सलाह दे रहे हैं कि इस पॉलिसी को बंद कर दें, इसमें और आगे प्रीमियम ना भरे, राइट? हाँ जी। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सचिन अरोड़ा ने अपना सवाल हमें फेसबुक पर पोस्ट किया है। सचिन की उम्र है 27 साल, पत्नी की उम्र है 24 साल। 2 से 3 लाख कवर की इन्हें एक मेडिक्लेम पॉलिसी चाहिए। अपोलो म्यूनिक इजी हेल्थ स्टैंडर्ड और स्टार हेल्थ ऑप्टिमा में से कौन सा बेहतर है, ये जानना चाहते हैं। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि कोई भी हेल्थ प्लान लेते वक्त वो किसी प्राइवेट कंपनी के पास जाए या फिर किसी सरकारी कंपनी से हेल्थ प्लान लेना ठीक रहेगा। अक्षय? ओके, पहले हम दोनों प्लान्स को कंपेयर करते हैं। मैक्स बुपा का प्रोडक्ट है, सॉरी, अपोलो म्यूनिक वर्सेस स्टार ना। अपोलो म्यूनिक में पहला फीचर आपको लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल मिलता है, तो आप अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं कि आपको हमेशा कवरेज रहेगा। दूसरा, कितनी प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस कवर होती हैं। अपोलो म्यूनिक में 3 साल से कवर होनी शुरू हो जाएंगी, स्टार में ये 4 साल के बाद शुरू होगा। तीसरा फीचर में सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, देखिए मैटरनिटी कवर
अवेलेबल है अपोलो म्यूनिक के प्रोडक्ट में। अगर आपका अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है, आप प्लान कर रहे हैं, तो 4 साल के बाद ये प्रोडक्ट आपको ऑफर करता है मैटरनिटी कवर, जो काफी फायदा देता है। एंड लास्ट बेनिफिट हो जाता है इसमें क्रिटिकल इलनेस। अगर आप चाहें आप राइडर ऐड कर सकते हैं अपोलो म्यूनिक के प्रोडक्ट में। स्टार में ऐसा फीचर नहीं है। सो दोनों के कंपैरिजन में अपोलो का प्रोडक्ट काफी बेटर है। प्रीमियम लेकिन स्टार से ये अराउंड 25% ज्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का जी, सरकारी कंपनी के पास जाए या गवर्नमेंट कंपनी? जी जी, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, आप किस टाइप के हॉस्पिटल्स में कैशलेस ट्रीटमेंट चाहते हैं। यूजुअली प्राइवेट कंपनियों में बेटर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट मिलते हैं बिकॉज उनका नेटवर्क स्ट्रॉन्गर होता है। वो फोकस करते हैं कि बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएं कस्टमर्स का। सो अगर आपको आपके घर के आसपास या जहां आप रहते हैं बड़े हॉस्पिटल हैं, तो आप जरूर लीजिए एक प्राइवेट कंपनी का प्रोडक्ट। आपको ज्यादा क्लेम सेटलमेंट में आपका ईज होगा। ऑलराइट सचिन, तो अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों प्रोडक्ट को, अपोलो म्यूनिक इजी हेल्थ इंश्योरेंस साथ ही स्टार हेल्थ का, तो अपोलो म्यूनिक हर मायने में बेहतर प्रोडक्ट दिख रहा है। बस प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होगा उसका, जो आपने भेजा है स्टार हेल्थ ऑप्टिमा उसके कंपैरिजन में। और आप आराम से प्राइवेट कंपनी के हेल्थ प्लान ले सकते हैं। उनका नेटवर्क कैसा है हॉस्पिटल का, वो चेक करना होगा। अगर जहां रहते हैं वहां पर उनके नेटवर्क के हॉस्पिटल्स आपके एरिया में अवेलेबल हैं, आपके शहर में अवेलेबल हैं आराम से, तो आप सरकारी कंपनी के प्लान ले चाहे प्राइवेट कंपनी के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आपने 2 ऑप्शन दिए थे उसमें से अपोलो म्यूनिक इजी हेल्थ स्टैंडर्ड ज्यादा बेहतर होगा। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस या फिर लोन से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल और कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप चाहे तो अपना सवाल हमें फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हैं। बस अपने फेसबुक अकाउंट के सर्च बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए योर मनी। आप योर मनी के पेज पर पहुंच जाएंगे, वहां पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। अगर आपसे योर मनी का कोई एपिसोड छूट गया हो तो उसे भी आप अब फेसबुक पर देख सकते हैं। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं अक्षय मेहरोत्रा। अगला सवाल लेते हैं। अजय गुप्ता ने पटियाला से अपना सवाल हमें ईमेल किया है। अजय जी की उम्र है 27 साल, सैलरी है करीब 3.5 लाख रुपए सालाना। इनके पास LIC की 2 पॉलिसी है जिसका प्रीमियम भर रहे हैं करीब 9,700 रुपए। इनकी माता जी की उम्र है 57 साल और पिताजी की उम्र है 67 ईयर्स। इन्होंने ये जानना चाहा है कि उनके लिए कौन सा लाइफ कवर लेना चाहिए। अपने माताजी और पिताजी के लिए बेसिकली ये कवर लेना चाहते हैं। क्या सलाह देंगे अक्षय? इस उम्र में 57 साल और 67 साल की उम्र में क्या लाइफ कवर लेना पेरेंट्स के लिए सही रहेगा? स्वाति, मेरे हिसाब से एज 55 के बाद आपको लाइफ कवर की कोई जरूरत नहीं होती है, बिकॉज लाइफ कवर कंपनसेशन देता है आपकी इनकम लॉस का। जब कोई इनकम ही नहीं है तो कोई खास जरूरत नहीं होती इंश्योरेंस लेने की, और बहुत कम कंपनियां आपको इंश्योरेंस देती हैं। एक तो है स्पेसिफिकली IDBI के पास एक प्रोडक्ट है, बट ज्यादा फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा प्रीमियम होता है और कोई इनकम नहीं होने की वजह से कोई रीजन नहीं मिलता इंश्योरेंस लेने का। ओके, इन्होंने ये भी जानना चाहा है अक्षय कि खुद के लिए भी एक टर्म प्लान लेना चाहते हैं। ये नहीं जान पा रहे हैं कि कितना कवर इनके लिए सफिशिएंट होगा, तो ये बता दीजिए कि कितना कवर इन्हें लेना चाहिए और कौन सा टर्म प्लान इनके लिए बेहतर होगा। देखिए, एक थंब रूल होता है इंश्योरेंस में, जितनी आपकी एनुअल इनकम है या 8 से 10 टाइम उसका आप इंश्योरेंस कवर, टर्म कवर ले लेना चाहिए। आजकल टर्म कवर बहुत कम कॉस्ट का हो गया है। आप कोटक, मेटलाइफ या अवीवा या HDFC, ये 4 कंपनियों के प्रोडक्ट हैं जो 30 लाख का प्रीमियम 3,600 से 4,400 के बीच में आपको पड़ेगा। बहुत कम हो गया है आजकल टर्म इंश्योरेंस की कॉस्ट, और चाहे तो ये ज्यादा भी ले सकते हैं। करंटली इनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कर रहे हैं, मैं
चाहूंगा कि महीने में 500 रुपए दें और एक 30 लाख का एडिशनल टर्म कवर अभी ले लें। ओके, ऑल राइट। तो अजय, आपके लिए सलाह हमारी ये है कि अपने पेरेंट्स के लिए टर्म प्लान ना लीजिए। अगर वो किसी भी तरीके से घर में अब कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं फिनेंशियली और ऐसे ही 55 साल के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई है, तो उनके लिए टर्म प्लान लेने का मतलब नहीं बनता। आप उन दोनों के लिए हेल्थ प्लान अगर नहीं लिया तो जरूर लीजिए। अपने लिए आप जरूर एक टर्म प्लान लीजिए। कोटक का आप कोटक प्रेफर्ड, मेटलाइफ मेट प्रोटेक्ट, अवीवा आई लाइफ या फिर HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट, ये सब प्लान चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लान आजकल अवेलेबल हैं, काफी सस्ते भी हैं। अब अपनी सैलरी का 10 गुना या 15 गुना उतना अमाउंट आप कवर ले लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट होगा फिलहाल। अगला सवाल लेते हैं। गौतम सलूजा ने अपना सवाल हमें ईमेल किया है। गौतम के पास LIC की पॉलिसी है जीवन सरल, जिसका सालाना प्रीमियम वो दे रहे हैं करीब 48,000 रुपए, अवधि है 25 साल की। जो उसकी बेनिफिट है वो कुछ इस तरीके से है कि मैच्योरिटी पर सम अश्योर्ड के साथ अगर लॉयल्टी एडिशन है तो वो भी मिलेगा। तो जानना ये चाहते हैं गौतम कि पॉलिसी में लॉयल्टी एडिशन की कोई गारंटी नहीं है, तो क्या ऐसे में इस पॉलिसी को जारी रखने का कोई मतलब बनता है अक्षय? देखिए, प्रोडक्ट काफी अच्छा है। इसके 2 रीजन है। पहले तो बहुत ट्रांसपेरेंट है, जबकि सिंपल टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट है। दूसरा, लॉयल्टी एडिशन इसलिए जाते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। इसके अंदर 2 फीचर हैं प्रोडक्ट में। एक तो गारंटीड इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपको कितना पैसा वापस देता है कुछ रिटर्न के साथ। दूसरा, लॉयल्टी एडिशन है जो आपको ऐड होते हैं इसमें। लॉन्ग टर्म 15 साल के टर्म में अगर आप देखें तो ये काफी अच्छा रिटर्न देता है। प्रोडक्ट बहुत सिंपल प्रोडक्ट है और मैं चाहूंगा इनको कंटिन्यू करना चाहिए। और उन्होंने ये भी पूछा था अक्षय कि 15 साल अगर ये कंटिन्यू करते हैं इस पॉलिसी को, और तो अगर उसके बाद सरेंडर करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा? 15 साल के बाद उनको दोनों फीचर मिलेंगे। उनको स्पेशल सरेंडर वैल्यू प्लस गारंटीड इन्वेस्टमेंट वैल्यू दोनों मिल जाएंगे। तो 2 फीचर के साथ काफी अच्छा प्रोडक्ट हो जाएगा ये। ओके, इनका एक आखिरी सवाल ये है कि जो लॉयल्टी एडिशन है वो बेसिकली किन चीजों पर निर्भर करता है, किन कंडीशंस में कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी लॉयल्टी एडिशन देती है? देखिए, लॉयल्टी एडिशन सिर्फ एक फीचर को दिया जाता है कि आप लॉन्ग टर्म हमेशा प्रीमियम पे कर रहे हैं, और कोई टर्म नहीं होता। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म परसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए होता है प्रोडक्ट में। ओके, ऑल राइट। तो गौतम, आपको सलाह है अक्षय की कि आप इस पॉलिसी में बने रहिए। इससे निकलने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, और अगर अवधि 25 साल की है तो इसको कंटिन्यू करने में कोई हर्ज नहीं है। काफी सिंपल प्रोडक्ट है और इसके फीचर्स काफी अच्छे हैं अक्षय के मुताबिक। चलिए, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे NHAI की बॉन्ड की। जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि इस बॉन्ड में पैसा लगाने की सलाह वो दे रहे हैं या फिर नहीं। फिलहाल अक्षय को हम धन्यवाद करते हैं आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और आप सभी बने रहिए योर मनी के साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का योर मनी में एक बार फिर से। अब हम बात करेंगे NHAI की टैक्स फ्री बॉन्ड जो कल से खुलने वाले हैं, कल से बाजार में आने वाले हैं। कैसा ये बॉन्ड, इसमें आपको निवेश करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर हम राय लेंगे हेमंत रुस्तगी से। हेमंत, स्वागत है शो में आपका। एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, नया तो नहीं, बॉन्ड्स तो पहले से बाजार में है, लेकिन NHAI का टैक्स फ्री बॉन्ड जो कल से बाजार में आ रहा है, इसको आप इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए स्वाति, किसी भी जब हम डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, स्पेशली इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मुझे लगता है 2 या 3 पैरामीटर्स पे उस इन्वेस्टमेंट को हमें देखना चाहिए। सबसे पहला होता है, स्पेशली जब हम डेट की बात करें तो पहला होता है, हम बात करेंगे सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो इंस्ट्रूमेंट कितना सेफ है। दूसरा, उसके जो रिटर्न्स हैं वो कितने टैक्स एफिशिएंट हैं, और तीसरा ये कि वो लिक्विडिटी कितनी दे रहा है। तो आई थिंक ये तीनों पैरामीटर्स पे अगर मैं इन बॉन्ड्स को देखूं तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से खरे उतरते हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैं कहूंगा इन तीनों पैरामीटर्स के हिसाब से। कंप्लीट डेट जो ऑप्शन होती है उसको, उसमें मैं NHAI के बॉन्ड्स को गिनूंगा। और रिटर्न के लिहाज से आप कैसे इसे रैंक दे रहे हैं? रिटर्न बढ़िया है, इस पे लगाना चाहिए पैसा? और बिल्कुल स्वाति, आई थिंक बहुत ही अच्छी रिटर्न्स है यहाँ पे। अगर हम देखें
टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं, जैसा कि हम जानते हैं 2 ऑप्शंस हैं, 10 साल और 15 साल की। 10 साल के ऑप्शन में जो रेट मिल रहा है 8.2 टैक्स फ्री और 15 साल में मिल रहा है 8.3। अगर हम इसको स्वाति, अगर हम हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में किसी इन्वेस्टर के लिए प्री टैक्स इसको हम कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 12% के करीब बैठता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर आप डेट कैटेगरी में देख ले, इतने लंबे समय के लिए आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं देती है। और क्योंकि जब हम डेट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट्स हैं, उसके हिसाब से सिक्योरिटीज की मूवमेंट्स हैं, सेफ्टी, आई थिंक एज ए पैकेज इतने लंबे समय के लिए ऐसी ऑप्शंस नहीं है। एक ही कंपीटिंग प्रोडक्ट आप देख सकते हैं शायद, जिसको हम बोलते हैं पीपीएफ, जहां पे अभी 8.6% आपको टैक्स रिटर्न मिलता है, लेकिन वहां पे भी एक लिमिटेशन है कि आपको 1 लाख से ज्यादा आप वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आई थिंक कंप्लीट डेट इंस्ट्रूमेंट इसको मैं कहूंगा, आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। लिक्विडिटी कैसे मेंटेन करता है ये हेमंत, क्योंकि 10 साल का एक लंबा वक्त है, अगर बीच में किसी को पैसे की जरूरत पड़े और निकालना पड़े तो कैसे निकालेगा और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? तो जैसा मैंने कहा कि वो लिक्विडिटी पैरामीटर्स पे भी मुझे इस प्रोडक्ट ने काफी इंप्रेस किया है। देखिए क्या है, 10 साल और 15 साल की ऑप्शंस हैं, लेकिन बीच में ये इस दौरान ये जो बॉन्ड्स हैं ये सेकेंडरी मार्केट बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होंगे। वहां पे एक इशू हमेशा रहता है बॉन्ड्स में कि हम अगर समय पे चाहें बेच पाएंगे कि नहीं, क्या हमको सही वहां पे दाम मिलेगा कि नहीं। आई थिंक ये दोनों पैरामीटर्स पे अगर देखें, क्योंकि यहाँ 3 कैटेगरी हैं स्वाति, जो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी है और एचएनआई कैटेगरी है, वहां पे जो है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के हिसाब से अलॉटमेंट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि काफी इंस्टीट्यूशन और एचएनआई जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, वो डेफिनेटली सेकेंडरी मार्केट में इन बॉन्ड्स को खरीदना चाहेंगे। और दूसरी बात, सही दाम मिलने की, हम रेट के पीक्स पे हैं साइकिल के, तो अगर जब भी यहाँ से रेट करेक्ट होंगे तो क्या होगा, अगर आप बीच में निकलना चाहें तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा आपको कैपिटल गेन भी मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप 1 साल के बाद इनको बेचें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो आपका 10% के हिसाब से टैक्स होगा। इसे हमेशा हम लोग कह रहे हैं बहुत ही टैक्स इफिशिएंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जरा उसे एक्सप्लेन करके अगर बताएं कैसे ये टैक्स इफिशिएंट है। देखिए जैसा मैंने कहा कि अगर हम 8.2 और 8.3 हम टैक्स फ्री रिटर्न की बात कर रहे हैं, प्री टैक्स अगर हम बात करें 20% या 30% इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली, तो वहां पे अगर 30% की बात करें तो करीब 12% आपको दूसरे इंस्ट्रूमेंट में मिले इस तरह की सेफ्टी और लिक्विडिटी के हिसाब से, तभी वो एक कंपेरेबल प्रोडक्ट बनता है। मैं तो इनफैक्ट कहूंगा कि जो टैक्स पेयर नहीं भी हैं, वहां भी अगर आप देखें तो 8.2 और 8.3 इतने लंबे समय के लिए आपको नहीं मिलता है। अगर आप याद रखें करें तो पिछले साल 2010 के बिगनिंग में जो एफडी के रेट से करीब 7% पे थे, तो ऐसा नहीं है कि आपको 8.2 भी, इवन जो टैक्स पे नहीं करने वाले हैं उनके लिए भी मुझे लगता है कि अच्छी ऑप्शन है। ओके, तो आपकी तरफ से इसके एकदम ग्रीन सिग्नल, इसमें पैसे डालने चाहिए, राइट? डेफिनेटली स्वाति, मुझे लगता है डेट पोर्शन के लिए अगर आपको एलोकेशन करना है, आपको इस इंस्ट्रूमेंट को जरूर देखना चाहिए। आप किसी तरह के भी इन्वेस्टर हो, ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, इतना लंबा समय के लिए आप इक्विटी का पैसा बॉन्ड में आप शिफ्ट ना करें। डेट पोर्टफोलियो का जो पैसा है जिसको आप इतने लंबे समय के लगाना चाहें, डेफिनेटली मैं कहूंगा इस प्रोडक्ट को हर पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जिनको अलॉटमेंट मिले। चलिए, ये हेमंत ने उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया। जानते हैं कि बाकी फाइनेंशियल प्लानर इस प्रोडक्ट को कैसे देखते हैं। जाने माने फाइनेंशियल प्लानर पीवी सुब्रमण्यम के मुताबिक एनएचएआई के टैक्स फ्री बॉन्ड पर उनका कहना है कि काफी अच्छा विकल्प है, डिफॉल्ट और डाउनग्रेड का रिस्क नहीं है, रिटर्न काफी बढ़िया है, यहाँ पर डेट मार्केट के मौजूदा विकल्पों से काफी अच्छा है। ये निवेश के लिए पीपीएफ और एनएससी से भी ये काफी बेहतर है। वहीं ट्रांसिट कंसल्टेंसी के डायरेक्टर कार्तिक जवेरी का कहना है कि ये जो बॉन्ड है एनएचएआई का निवेश का काफी अच्छा विकल्प है उनका, लेकिन ये कहना है कि 15 के बजाय 10 साल की अवधि चुने। 30% के टैक्स दायरे में जो लोग आते हैं उनके लिए ये बॉन्ड काफी बढ़िया है। 20% या फिर उससे कम के टैक्स दायरे में आने वालों के लिए एफडी या फिर दूसरे बॉन्ड और डिबेंचर बेहतर विकल्प होंगे, ये कहना है कार्तिक जवेरी का। रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा का मानना है कि 30% के टैक्स दायरे में आते हैं तो इस बॉन्ड में निवेश जरूर करें। प्री टैक्स यील्ड 11.5 से 12% की रेंज में है। ब्याज दरें घट गई तो फिर लॉन्ग टर्म में इतने अच्छे ब्याज पर निवेश का मौका नहीं मिलेगा। उनका ये भी कहना है कि रिटायर्ड या ब्याज से होने वाली आय पर निर्भर लोगों के लिए भी
ये निवेश का अच्छा विकल्प है। और क्योंकि ये बॉन्ड एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे, इसलिए इसमें लिक्विडिटी भी है। तो करीब करीब सभी फाइनेंशियल प्लानर्स ने इस बॉन्ड को ग्रीन सिग्नल दिया है। अगर आपके पास सरप्लस पैसा है 50,000 के आसपास, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 है, तो आप जरूर इसमें निवेश कीजिए। शुक्रिया हेमंत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।